दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का जो भवन है और प्रधानमंत्री का भवन है, अगर इस पर चर्चा हो रही तो होनी ही चाहिए। ये केवल भवन नहीं है, वो राजनीति में आने के पूर्व की गई घोषणाओं, नैतिकता, सदाचार, त्याग, शुचिता, उसके संघर्ष से देश की जनता के अंदर एक आत्मविश्वास, एक विश्वास पैदा करके, उम्मीद पैदा करके कि राजनीति बदल गई। जो व्यक्ति आया हो, अगर उसने दिल्ली की ही परंपरा में पूर्व मुख्यमंत्रियों से परे जाकर के अपनी घोषणाएं तो छोड़ दीजिए, परे जाकर के और 5-6 फ्लैट की जगह लेकर के और एक सुविधा युक्त, कितना का उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, इतनी सुविधा युक्त निर्माण करवाना और उसके लिए सरकारी विभाग को निजी विभाग की तरह यूज़ करना, पीडब्ल्यूडी को, तो वो मतलब उस पर चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। यह भी चर्चा होनी चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री और दिल्ली जैसे एक महानगर जो कि अर्ध केंद्र शासित और अर्ध राज्य है, उसके मुख्यमंत्री के क्या आवास की तुलना हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री को जो खतरे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री, न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा होता है, उसको हर सुरक्षा से बचा के रखने के, क्योंकि अब भारत वो ऐसा देश नहीं है कि हमारा केवल खतरा पाकिस्तान और पड़ोस से ही हो सकता है। इस समय भारत अपने देश के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, विश्व के स्तर पर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, उसके कारण जो दुनिया में एक भारत को लेके घोषित अघोषित गोलबंदी हो रही है, जितने दुनिया भर में जिहादी फंडामेंटलिस्ट तो अपनी जगह है ही है, उसके अलावे भी उनको बढ़ावा देने वाले हैं, तो उसकी तो एक पूरी सुरक्षा के ढांचे की बात होती है ना। क्या उससे हम तुलना कर सकते हैं दिल्ली के एक अर्ध अधिकार प्राप्त और दिल्ली की कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऐसे मुख्यमंत्री की तो बहस तो होनी चाहिए। दूसरा यह है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय स्तर पर आए थे तो पहला भाषण उनका 12 फरवरी 2013 को हुआ था, सबको याद होगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने ये कहा था कि लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था बदल देंगे, फर्स्ट भाषण था नेशन में। मैं ये कहता हूं कि जो सिस्टम मुझे मिला है, जो कानून संविधान मिला है, इसी के तहत काम करते हुए मैं देश को शीर्ष पर दुनिया के ले जाऊंगा। यही हम लोगों को अपील किया था, क्योंकि हमने भाषण और क्रांतियां बहुत देख चुकी थी। तो वो या तो बोल के आए नहीं थे ना भाई। तो इसलिए अब कई लोग कहते हैं केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया। यू टर्न तो तब होता जो पहले से वो राजनीति में रह के घोषणा करते और लौटते। वो तो राजनीति में आने के बाद उनका एक ही टर्न रहा है कि राजनीति में आने के बाद न कोई नैतिकता है, न कोई सिद्धांत है, झूठ और सच में कोई अंतर नहीं है। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी चीज का दावा कर दो, तो वो उसमें यू टर्न कहीं नहीं, वो टर्न ही है। एक ही टर्न में वो गति तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। तो ये एक बड़ा विषय है ना कि दिल्ली के बजट को देखिए, दिल्ली के आकार को देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम को देखिए, उस पर उपस्थित खतरे को देखिए। क्या इतने बड़े भवन की आवश्यकता थी? जब दिल्ली में आप कहते हो कि इतने झुग्गी झोंपड़ियां हैं तो आपको करना चाहिए था। और वो जो भवन है वो बता रहा है कि दिल्ली की व्यवस्था पर फोकस करने की जगह मुख्यमंत्री ने कैसे एक लंबे समय तक इस पर अपना ध्यान लगाया कि हमारा आवास जो हो, अभी जितना दिन हम रहते हैं, शायद अस्थायी ही रह जाएंगे कोई पार्ट, जितना दिन भी रहे वो ऐसी सुविधाजनक हो कि जीवन में दोबारा न भी मिले तो हमको लगा कि चलो एक तृप्ति हो गई है हमारी। और उस ढंग से आपने बनाया है। और साथ ही साथ वो काम से ज्यादा इस बात पर ध्यान रहा है कि पार्टी को और हमारे पास पैसे कैसे आए। भले वो अभी अदालत न्यायालय में प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन आम लोग भी देख रहे हैं ना कि भाई क्या है। तो इस समय जो केजरीवाल जी जो कुछ बोल रहे हैं ना, उससे लगता है कि वह सहजता उनके अंदर है। 2015 और 2020 के चुनाव से इस बार का चुनाव गुणात्मक रूप से काफी भिन्न है। जितनी ये बातें उठी हैं, चाहे शीश महल का हो, आबकारी भ्रष्ट, सब 2020 के बाद उठी है। 5 वर्ष में जितने सड़कें ध्वस्त हुई हैं, फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हुए हैं, बाकी चीजें वो पहले नहीं थी। और उनकी पार्टी में भी जितने विद्रोह इस समय हुए हैं वो पहले उस रूप में नहीं थी। साथ ही साथ जो उनको लेकर के स्वयं पार्टी के अंदर एक असंतोष दिखाई दिया है कि भाई ये परिस्थिति है कि कुछ न कुछ तो हमारे नेताओं ने गड़बड़ी किया, ये 2020 के पहले नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं
उस कैंडिडेट्स को देख के इस बार लगता है कि वो जितनी उनके पास ताकत है वो लगा रहे हैं। वो मतलब कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि 20-25% हटा दीजिए तो 70% के आसपास 75 टिकट तो वो उस ढंग से फोकस करके लगा रहे हैं। संकल्प पत्र उनका आना है। और दिल्ली के माइंडसेट को जैसे केजरीवाल जी ने प्रदर्शित किया है, ये बोलने की अब फर्जी वोटर तो समझ में आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार से लाला के फर्जी वोटर बता रहे हैं। माने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी वोटर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अन्ना हजारे के उस अन्ना अभियान की रीढ़ थे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों की सूची देख लीजिए तो उसमें बिहार उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है लोगों को संस्थापन में। आम आदमी पार्टी में अभी भी 11 शायद विधायक है, कुल मिला लिया 11 या 12 पहले भी रहे, तो एक बड़ी ताकत रही है। उसके बारे में ये कहना कि भाई फर्जी वोटर और बार बार फर्जी वोटर का मामला उठाने का अर्थ ये भी है कि आपको असहजता तो है कि भाई दो खड़े हुए हैं और वो समस्या है और घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस को वोट कम भी आ सकते हैं, जो भी आ सकता है, लेकिन संदीप दीक्षित का सीधे उतरना इतना तो है ना कि भाई नेशनल लेवल की कांग्रेस भले अपनी बलि चढ़ाने को तैयार है। हाँ। कि अजय माखन जी जो है घोषित करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, लेकिन दिल्ली की प्रदेश की इकाई जो है वो सोचा है कि भैया हमारा तो अस्तित्व का सवाल है, हमको या तो लड़ना है या मर जाना है। कम से कम इस लेवल पर आ गई। और बीजेपी ने भी जो उम्मीदवार दिए भले वहां का नहीं, लेकिन उससे लगता तो है ना कि उसके पास उनसे संघर्ष करने वाला जो एक शक्तिशाली अस्त्र है उसको लगाया है। आतिशी जी के खिलाफ जिसको लगाया है रणबीर सिंह भी, वो उसके रमेश बिधुरी को एलीट क्लास जो कि वो तो कोई चुनाव हारा नहीं है। तो इसलिए अब रमेश बिधुरी जो है एक उत्तर दे रहा है, गली गली में उसके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, काम किया है यहाँ, तो वो एक घेराव हुआ है। और मुझे ये लगता है कि इस बार का चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन 2015 और 2020 नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।